आज का रिटेल इन्वेस्टर काफी स्मार्ट हो चुका है और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक्स के रिटर्न्स नहीं बल्कि रिस्क, कॉस्ट और स्ट्रक्चर को भी समझना चाहते हैं। इसी वजह से आज मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स पर फोकस कर रहे हैं। ईटीएफ्स आज वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वर का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या सिल्वर अपने पुराने ऑल टाइम हाईज भी ब्रेक कर पाएगा और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ईटीएफ्स में कौन सा ऑप्शन किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ की। दोस्तों, रीसेंट डेज में सिल्वर ईटीएफ्स में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला। ईटीएफ अपने रीसेंट हाई से लगभग 20% तक नीचे आ गया। यहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या फिजिकल सिल्वर का प्राइस भी 20% गिरा था। आइए इसको थोड़ा क्लियरली और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। 22 जनवरी को अगर हम फिजिकल सिल्वर का प्राइस देखें, कहीं भी ऐसा कोई मेजर ब्रेकडाउन या क्रैश नहीं दिख रहा। अब चलिए एक बार इंटरनेशनल मार्केट में भी देखते हैं। कॉमेक्स पर सिल्वर फ्यूचर्स, वहां भी प्राइसेस स्टेबल टू स्लाइटली पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट, कहीं पर भी हमें ऐसा कोई शार्प फॉल नहीं दिख रहा जैसा सिल्वर ईटीएफ के प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये करेक्शन सिल्वर के एक्चुअल प्राइस में नहीं बल्कि ईटीएफ मार्केट के अंदर आया था और ये एक टेम्पररी ईटीएफ लेड करेक्शन था जो अगले ही ट्रेडिंग सेशन में काफी हद तक रिकवर भी हो गया। दोस्तों, ईटीएफ्स में ऐसे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब ईटीएफ मार्केट में डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है या फिर शॉर्ट टर्म हाइप और पैनिक सेलिंग क्रिएट होती है। ईटीएफ मार्केट में जब एक साथ बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग आती है तो ईटीएफ का प्राइस कभी कभी एक्चुअल मेटल के प्राइस से टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए चाहे आप ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कुछ बेसिक पैरामीटर्स को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ट्रेडिंग में रियल इंपैक्ट सिर्फ परसेंटेज रिटर्न से नहीं, आपकी कैपिटल साइज से आता है। अगर आपके पास कैपिटल छोटी है तो आप परसेंटेज वाइज अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट लिमिटेड ही रहता है और यहीं से लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए कुछ ट्रेडर्स अपनी पर्सनल कैपिटल यूज नहीं करते, इसके बजाय ये लोग एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रुपीजी के एमटीएफ फीचर के बारे में बताता हूँ। जब किसी सिक्योरिटी में शॉर्ट टर्म मोमेंटम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रुपीजी का एमटीएफ फीचर यूज करते हो तो रिलेटिवली छोटी कैपिटल के साथ भी अगर मार्केट 1% मूव हुआ है तो आपको इसका 4% इंपैक्ट मिल सकता है। एमटीएफ का बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल है, आप सिर्फ 20% मार्जिन देते हो और बाकी 80% एक्सपोजर ब्रोकर फंड करता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इंटरेस्ट सिर्फ बोरोड अमाउंट पर लगता है, ना कि पूरे ट्रेड वैल्यू पर। इसीलिए एमटीएफ ट्रेडिंग में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट जितना कम होगा, ओवरऑल कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पर रुपीजी वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है, लगभग 10.99% पर एनम या रफली 0.03% पर डे के आसपास। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप किसी स्टॉक को 5 दिन से कम के लिए होल्ड करते हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग नेग्लिजिबल होती है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। रेट्स के साथ एक्सपीरियंस भी एमटीएफ ट्रेडिंग में मैटर करता है। रुपीजी के केस में इंटरफेस क्लीन और सिंपल है। एमटीएफ एलिजिबल स्टॉक्स की रेडीमेड लिस्ट मिल जाती है। ऑर्डर प्लेस करते टाइम अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्लियरली दिखाई देती है, यानी एग्जीक्यूशन के टाइम पर नो हिडन कॉस्ट। अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग के लिए एक कॉस्ट कॉन्शियस और स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो रुपीजी एक अच्छा ऑप्शन है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए कि एमटीएफ ट्रेडिंग हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है ईटीएफ के रिटर्न्स और उसके अंडरलाइंग बेंचमार्क यानी सिल्वर प्राइस के बीच का डिफरेंस। ट्रैकिंग एरर जितना कम, ईटीएफ उतना ही एक्यूरेटली सिल्वर के प्राइसेस को फॉलो करता है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो इसका मतलब है ईटीएफ का परफॉर्मेंस बार बार एक्चुअल सिल्वर प्राइस से भटक रहा है या डिविएट कर रहा है। दूसरा पैरामीटर, ट्रैकिंग डिफरेंस। ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रैकिंग डिफरेंस बताता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ईटीएफ ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक्चुअली कितना रिटर्न डिलीवर किया। जनरली ट्रैकिंग डिफरेंस नेगेटिव होता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैश होल्डिंग जैसे फैक्टर्स यहाँ पे शामिल हैं। सो अल्टीमेटली ट्रैकिंग डिफरेंस जितना कम होगा, ईटीएफ उतना ही बेटर है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएनएवी यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। आईएनएवी ईटीएफ का रियल टाइम फेयर वैल्यू होता है। ये बताता है कि ईटीएफ का एक्चुअल वर्थ क्या होना चाहिए उसके अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पर। अगर ईटीएफ का मार्केट प्राइस आईएनएवी से काफी ज्यादा ऊपर या नीचे ट्रेड करता है तो इसका मतलब होता है कि ईटीएफ प्रीमियम या डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आईएनएवी आप निफ्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत इजीली चेक कर सकते हो। सिल्वर ईटीएफ रियल फिजिकल सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। सो जिस ग्रोथ स्टोरी के चलते सिल्वर में पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग बुलरन देखने को मिला है, वो स्टोरी अभी भी एक्टिव है।
कुछ एनालिस्ट का मानना है कि 2026 में सिल्वर 4,60,000 के लेवल पर जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन, दोनों सेगमेंट्स में सिल्वर का यूज लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल सप्लाई साइड पर भी प्रेशर है। चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और इससे ओवरऑल सिल्वर की जो अवेलेबिलिटी है वो और ज्यादा टाइट हो गई है। मैक्रो लेवल पर भी सिल्वर को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ्स में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन सब के चलते आने वाले टाइम में सिल्वर की डिमांड में कोई शार्प स्लो डाउन दिखाई नहीं देता। साथ ही जैसे जैसे सिल्वर ईटीएफ्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, फंड हाउसेस इन्वेस्टर्स के पैसों से हाई प्योरिटी फिजिकल सिल्वर बार्स खरीदकर वॉल्ट्स में स्टोर करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सिल्वर ईटीएफ्स को मिनिमम 95% एसेट्स फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करना होता है और ये फैक्टर अगेन सिल्वर की ओवरऑल डिमांड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अब समझते हैं कि सिल्वर ईटीएफ्स कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। दोस्तों, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए मीनिंगफुल ऑप्शन हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियरली समझिए कि ईटीएफ का ऑब्जेक्टिव मार्केट को बीट करना नहीं है, बल्कि इसका अंडरलाइंग एसेट यानी सिल्वर के प्राइस मूवमेंट को क्लोजली रेप्लिकेट करना होता है। सिल्वर की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये वॉलेटाइल एसेट रहा है। कभी शार्प रैलीज आएंगी तो कभी यहाँ पे डीप करेक्शंस भी आएंगे। इसलिए पोर्टफोलियो में सिल्वर का एक्सपोजर लिमिटेड और डिसिप्लिन रहना चाहिए। जनरली सिल्वर के लिए 5 से 10% का एलोकेशन ही बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए काफी माना जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। दोस्तों, गोल्ड फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट में 4,979 यूएसडी पर आउंस ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1,33,000 पर 10 ग्राम्स, और गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड का प्राइस टारगेट $5,400 दिया है। दोस्तों, अब जो रिसेंट करेक्शन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में देखने को मिला है उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली समझना जरूरी है। ये जो फॉल है ये मार्केट में शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी का रिजल्ट है। यूजुअली जब किसी कमोडिटी में पहले ही स्ट्रांग रैली आ चुकी होती है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़ा चेंज होता है तो वहां पर शार्प करेक्शंस देखने को मिलते हैं। कमोडिटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी मूवमेंट्स काफी कॉमन होती हैं। कई बार क्या होता है कि ईटीएफ के प्राइसेस बहुत ज्यादा शार्पली गिरते हुए दिखाई देंगे आपको, चाहे फ्यूचर मार्केट में एक्चुअल गोल्ड का या सिल्वर का प्राइस थोड़ा सा ही मूव हुआ है। इसका ये रीजन होता है कि जब इन्वेस्टर्स एक साथ ईटीएफ यूनिट सेल कर देते हैं तो ईटीएफ का प्राइस टेम्पररी बेसिस पर एक्चुअल मेटल प्राइस से ज्यादा क्लोज या नीचे आ जाता है। प्रीशियस मेटल्स इनहेरेंटली वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं। ईटीएफ उन्हें स्टॉक्स जैसा ट्रेडेबल बना देते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स डेली प्राइस मूवमेंट्स पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। जब लोग गोल्ड या सिल्वर को सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी के लिए होल्ड करते हैं, उनके लिए तो ऐसे करेक्शंस एक टेम्पररी एडजस्टमेंट्स है, ये कोई क्राइसिस नहीं है। दोस्तों, पेशेंस, पोर्टफोलियो बैलेंस और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के दौरान भी उतने ही रिलेवेंट रहते हैं। इसलिए जब भी गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही करें। गोल्ड ईटीएफ्स के केस में वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए लमसम के बजाय एसआईपी या एसटीपी रूट ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। गोल्ड पोर्टफोलियो के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट एलोकेशन बना रहता है, जबकि सिल्वर ग्रोथ और वॉलेटिलिटी का एलिमेंट ऐड करता है। आइडियली गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कॉपर ईटीएफ्स। दोस्तों, कॉपर की इंडस्ट्रियल डिमांड्स लगातार बढ़ रही है, जबकि डिमांड के कंपैरिजन में इसकी सप्लाई साइड काफी कंस्ट्रेन्ड है, यानी लिमिटेड है। रिसेंट टाइम में चाइना में कॉपर प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड लेवल टच किए। इसका मेन रीजन ये है कि ग्लोबल लेवल पर सप्लाई और ज्यादा टाइट होती जा रही है। यूएस मार्केट में भी कॉपर ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है और कॉमेक्स पर प्राइसेस मल्टी ईयर हाई टच किए हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर भी कॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड लेवल के आसपास ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक लोकल या रीजनल स्टोरी नहीं है, ये एक ग्लोबल कॉपर रैली है। आज के टाइम में कॉपर की डिमांड का मेजर ड्राइवर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। एनर्जी ट्रांजिशन का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ेगा और जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां कॉपर की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। अब सप्लाई साइड पर चैलेंजेस ये है कि नई कॉपर माइंस बनाना एक बहुत ही स्लो और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस होता है। इन्वायरमेंटल अप्रूवल टफ होते जा रहे हैं, ओर ग्रेड्स ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं और न्यू माइनिंग कैपेसिटी ऐड होने में काफी टाइम लग रहा है। इसके साथ माइनिंग डिसरप्शंस, हायर एनर्जी कॉस्ट्स, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ये सब फैक्टर्स फ्रेश सप्लाई को और ज्यादा लिमिट कर रही है। इसीलिए ग्लोबल कॉपर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा फास्ट ग्रो करते हुए दिख रही है। दोस्तों, ये सिचुएशन सिर्फ कॉपर तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो हार्ड मेटल सेक्टर में ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर हम मेटल ईटीएफ्स की बात करें तो पिछले एक साल में इस सेगमेंट ने लगभग 50% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मेटल ईटीएफ्स अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं और इसीलिए इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी लिमिटेड है। करंटली इंडिया में मेजर मेटल ईटीएफ ऑप्शंस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ, मेराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ और ग्रो निफ्टी मेटल ईटीएफ। अब मान लीजिए आप डायरेक्टली किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर। एज अ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ आपका रिस्क एक ही कंपनी पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है,
लेकिन जब आप मेटल ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो रिलेटिवली छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप प्योर मेटल सेक्टर का एक्सपोजर ले लेते हो। मेटल ईटीएफ के अंदर मल्टीपल कंपनीज होती हैं जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और इस सेक्टर के और भी बहुत सारे प्लेयर्स। इसका मतलब ये है कि ईटीएफ्स के थ्रू आपका रिस्क स्प्रेड आउट हो जाता है, जो डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा एडवांटेज है। अभी इंडिया में कॉपर के लिए सेपरेट डेडिकेटेड ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मेटल ईटीएफ, जिसके थ्रू हम कॉपर में और भी बाकी हार्ड मेटल्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड, सिल्वर और मेटल ईटीएफ्स को कंपेयर करें तो तीनों स्ट्रक्चरल डिमांड पर बेस्ड है, रियल फिजिकल एसेट से लिंक है, इसीलिए इनका रोल पोर्टफोलियो में सपोर्टिंग और बैलेंसिंग का होता है, ना कि कोर इक्विटी रिप्लेसमेंट का। आइडियली गोल्ड प्लस सिल्वर मिलाकर आपका पोर्टफोलियो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेटल ईटीएफ्स का एक्सपोजर ओवरऑल पोर्टफोलियो के 5% के आसपास हो सकता है। इससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और अननेसेसरी रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट किस सेक्टर पे या किस स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उसका डिटेल एनालिसिस आप तक लेके आऊंगा। अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग के लिए एक कॉस्ट कॉन्शियस और स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो रुपीजी एक अच्छा ऑप्शन है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।